नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं नगमा। और सबसे पहले खबर शिक्षा भर्ती घोटाले की, जिसमें कोर्ट ने अर्पिता मुखर्जी को एक दिन की ईडी की हिरासत में भेज दिया है। पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी हैं अर्पिता मुखर्जी। अर्पिता मुखर्जी के घर से 21 करोड़ रुपए कैश मिले थे, जिसके बाद ईडी ने मंत्री पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया था। मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर हैं इस मामले में और जानकारी के साथ। 21 करोड़ मिलने से इनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं और ईडी की हिरासत में हैं अर्पिता मुखर्जी। और मंत्री भी जो हैं उनके ऊपर भी आरोप है और अर्पिता मुखर्जी पर भी। मुकेश, तो किस तरह से ये मामला पूरा जुड़ता है? शिक्षा भर्ती घोटाले में क्या रोल रहा है इनका, अर्पिता मुखर्जी का भी? देखिए, जो अर्पिता मुखर्जी हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो जो पार्थ चैटर्जी हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री पश्चिम बंगाल सरकार, उनके काफी क्लोज हैं और उनके घर से जो 21.90 करोड़ रुपए मिला है, ईडी को शक है कि ये सारा पैसा जो शिक्षा भर्ती घोटाला हुआ है ये उसी का पैसा है। तो ईडी ने आज अंकिता मुखर्जी को कोर्ट में पेश किया और ईडी ने कहा कि ये जो सारा पैसा मिला है इसका जो लिंक है वो पार्थ चैटर्जी से मिला है और अभी आगे की पूछताछ करनी है। इसमें जो पैसा मिला उसका पूरा सोर्स क्या है ये भी एस्टेब्लिश करना है। और अर्पिता मुखर्जी के घर से 20 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। इन मोबाइल फोन का क्या इस्तेमाल था, साथ में बहुत सारी प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं। उनके बारे में पूरी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करनी है। इसके बाद जो कोर्ट ने अर्पिता मुखर्जी को एक दिन के ईडी रिमांड पर भेज दिया है, यानी उनसे आज पूरे दिन पूछताछ होगी और कल उन्हें दोबारा से कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं ईडी ने एक दूसरी अर्जी लगाई है कोलकाता हाई कोर्ट में। उसमें ईडी ने ये कहा है कि जो पार्थ चैटर्जी हैं जिन्हें कल गिरफ्तार किया गया था, वो इलाज के बहाने कलकत्ता के अस्पताल में भर्ती हो गए हैं और ईडी ये चाहती है कि उनका जो इलाज है वो दिल्ली में वो कराएं। दिल्ली में बेस्ट हॉस्पिटल है और ईडी ये चाहती है कि वो कस्टडी में लेकर पार्थ चैटर्जी को दिल्ली आए और दिल्ली में उनका इलाज कराए, जिस पर अभी कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। पार्थ चैटर्जी का नाम इस घोटाले में बीते साल आ गया था। बीते साल सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की थी और ये जांच कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर शुरू हुई थी। उसके बाद पार्थ चैटर्जी से कई बार पूछताछ भी हुई और उसी केस को आधार बनाते हुए ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था, जिसके बाद ईडी ने छापेमारी शुरू की। छापेमारी में 21.90 करोड़ रुपए मिले हैं अर्पिता मुखर्जी के यहाँ से और बाकी जगहों से काफी सारे डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और साथ में विदेशी करेंसी बरामद हुई है, जिसकी जांच चल रही है। नगमा जी, धन्यवाद आपका मुकेश। 21 करोड़ इनके यहाँ से कैश मिला है अर्पिता मुखर्जी के यहाँ से और उसके बाद ही इन्हें ईडी की हिरासत में लिया गया है, क्योंकि 21 करोड़ कैश मिलने के बाद इनकी मुश्किलें जो हैं वो काफी बढ़ गई हैं। बंगाल के मंत्री पार्थ चैटर्जी भी ईडी की हिरासत में हैं। और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के नेताओं को, पवन खेड़ा, जयराम रमेश, इन तमाम लोगों को लीगल नोटिस भेजा है। कांग्रेस ने स्मृति ईरानी की बेटी पे गोवा में फर्जी लाइसेंस पे बार रेस्टोरेंट चलाने का आरोप लगाया था। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, जयराम रमेश ने ये आरोप लगाए थे। स्मृति ईरानी ने आरोपों पर कहा था कि उनकी बेटी कॉलेज में पढ़ती है, बार नहीं चलाती है। इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी उमा शंकर सिंह हैं इस पर और जानकारी के साथ। कांग्रेस के जो आरोप हैं वो कितने मजबूत हैं, उनके दावों में कितनी मजबूती है उमा? क्योंकि स्मृति ईरानी ने इसके ऊपर लीगल नोटिस भेजा है और कांग्रेस ये भी कह रही है कि स्मृति ईरानी आखिर कौन सी बात सच कह रही है, क्योंकि कुछ समय पहले स्मृति ईरानी ने सोशल मीडिया पे अपनी बेटी को मुबारकबाद दिया था कि इतनी कम उम्र में इसने इतनी कामयाबी हासिल की है। तो ये लीगल नोटिस, इसमें क्या कहा गया है, जो कांग्रेस के दावे हैं उसमें कितनी हकीकत है? विवाद का जो जड़ है वो इस बात को लेकर है कि कांग्रेस जो है उसने एक आरटीआई के हवाले से ये कहा कि जो स्मृति ईरानी की बेटी है उनको एक लीगल नोटिस भेजा गया, क्योंकि जो बार वो चलाती हैं वो एक मृत व्यक्ति के नाम पर उसमें शराब परोसने का जो लाइसेंस है वो लिया गया। उस व्यक्ति की मृत्यु जो है वो मई 2021 में ही हो चुकी है। तो इसको आधार बनाकर कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया कि ये अवैध तरीके से ये बार चलाया जा रहा है। स्मृति ईरानी का, जिनका आपने जिक्र किया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का खंडन किया कि उनकी बेटी जो है वो बार चलाती है। एक बात तो है कि जो बार चलाने के जो कागजात हैं
उस पर स्मृति ईरानी की बेटी के नाम नहीं है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि जिस तरीके से टीवी इंटरव्यूज में या जैसा कि आपने जिक्र किया कि सोशल मीडिया पोस्ट पर खुद स्मृति ईरानी ने इस बात का जिक्र किया हुआ है कि उनकी बेटी जो है वो काफी कामयाबी के साथ इस काम को चला रही है, आगे बढ़ा रही है। तो इन सब बातों को आधार बनाकर कांग्रेस जो है वो इस तैयारी में है कि स्मृति ईरानी का जो दावा है उसको झूठा करार दिया जाए और जो लीगल नोटिस कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, उनके नेताओं को मिलेगा, जैसा कि जानकारी आई है कि पवन खेड़ा, जयराम रमेश और नेता डिसूजा इनके नाम से नोटिस भेजा गया है। तो इनको जब नोटिस मिलेगा तो ये पूरी जो उसका जवाब है वो देने की तैयारी में है। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने गोवा पहुंचकर उस बार से के बोर्ड से जो बार छिपाया गया था, जो कि जैसा कि वीडियो जारी किया गया उनकी तरफ से, उसको उस पे जो टेप चिपकाया गया उसको हटाया गया है। और कांग्रेस पार्टी का ये भी कहना है कि आगे आने वाले दिनों में इस मुद्दे को ज्यादा तूल देगी पार्टी, क्योंकि पार्टी को ये लगता है कि एक बड़ा मुद्दा हाथ आया है और ये एक गलत तरीके से बार चलाने का मामला है, जो कि केंद्रीय मंत्री से जुड़ा मामला है। एक और अहम बात की कांग्रेस ये भी सवाल कर रही है कि स्मृति ईरानी की तरफ से अब तक ये साफ नहीं किया गया है कि बाढ़ से उनका या उनके परिवार का कोई संबंध नहीं है। तो जाहिर सी बात है, कांग्रेस का आरोप है कि दाल में काला है और ये बात साबित करने के लिए कांग्रेस पार्टी कानूनी तौर पे भी कानूनी तौर पे भी और राजनीतिक तौर पे भी बात को आगे बढ़ाने को, तूल देने को तैयार बैठी है। नगमा जी, धन्यवाद आपका उमा। आधार वोटर आईडी लिंक करने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कानून को चुनौती दी है। रणदीप सुरजेवाला ने कानून को रद्द करने की मांग की है और उनकी याचिका पर सोमवार को सुनवाई होनी है। तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका है रणदीप सुरजेवाला की, जिसमें उन्होंने आधार और वोटर आईडी को लिंक करने के मामले को उठाया है और कानून को रद्द करने की मांग की है। दिल्ली सरकार और केंद्र उपराज्यपाल के बीच एक और मुद्दे पर दिल्ली में सियासत गर्मा गई है। ये मामला वन महोत्सव के कार्यक्रम से जुड़ा है और ये कार्यक्रम दिल्ली सरकार का था, जहां पर केजरीवाल और उपराज्यपाल विनय सक्सेना को जाना था। लिहाजा पहले इन दोनों के पोस्टर लगे थे, लेकिन बीती रात ये पोस्टर हटाकर नया पोस्टर लगाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर भी लगाई गई। अब इसको लेकर भी सियासत तेज है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने उनके पोस्टर जबरन हटाए और पीएम का पोस्टर लगाया। ये कार्यक्रम पूरी तरह सरकारी था, जिसे पॉलिटिकल बनाया गया, लिहाजा केजरीवाल इस कार्यक्रम में नहीं गए। वहीं उपराज्यपाल ने केजरीवाल के न आने पर दुख जताते हुए कहा कि अगर वो आते तो अच्छा होता। जिस तरह से रात के अंधेरे में पूरे कार्यक्रम को हाईजैक किया गया है पुलिस के दम पर, उसको देखते हुए हमने यह निर्णय लिया है कि अब यह कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम की जगह प्रधानमंत्री जी का एक पॉलिटिकल कार्यक्रम बनाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री जी को आना भी नहीं था। इसलिए हमने यह निर्णय लिया है कि इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं स्वयं उस कार्यक्रम में हम नहीं जाएंगे। और ये कहीं न कहीं इस बात को दिखा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी को लेकर के आपके अंदर बहुत ही गहरा डर पैदा हो चुका है, जो इस देश के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। रात के अंधेरे में पुलिस का काम लोगों को सुरक्षा देना है, पुलिस का काम मोदी जी का बैनर लगाना नहीं है। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने पूरे एरिया को वहां पर अपने कब्जे में लिया है, अगर आप ये देखेंगे तो वहां चारों तरफ से ये पुलिस ने पूरे एरिया को अपने कब्जे में ले रखा है, जहां पर कोई भी उनके इजाजत के बगैर अब वहां मंच तक नहीं पहुंच सकता। अभी सूचना मिली है कि वहां पर अरविंद केजरीवाल जी के और कार्यक्रम के जो बैनर्स और जो होर्डिंग्स लगे थे, उनको सभी जो है फाड़ करके फेंका जा रहा है। अब सवाल ये उठता है, दिल्ली सरकार के कार्यक्रम में, दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में
प्रधानमंत्री जोर जबरदस्ती करने के लिए पुलिस भेजते हैं और अपना पोस्टर होर्डिंग वहां पर टंगवाते हैं। ये कितनी बचकानी बात है, ये कितनी छोटी बात है। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री इतने डेस्परेट हैं कि मैं हर मंच पर अपनी तस्वीर लगवा लूं। ऐसा कौन करता है? बिहार के सारण जिले के खोदाई बाग गांव में एक पटाखा कारोबारी के घर पे एक विस्फोट हुआ और ये विस्फोट इतना बड़ा था कि इसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। खैरा थाना क्षेत्र के तहत आने वाले इस गांव के घर में धमाकों के बाद आग लग गई और मकान का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। जानकारी के मुताबिक कई लोग मकान के मलबे में भी दबे हो सकते हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश चल रही है। बगल के मकान को भी इन धमाकों से भारी नुकसान हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पटाखों में आग लगने से करीब 1 घंटे तक घर में धमाके होते रहे। इस वजह से राहत और बचाव का काम भी देर से शुरू किया गया। इसके लिए हम लोग फॉरेंसिक की टीम भी बुला रहे हैं और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की टीम को बुला रहे हैं और पूरे चीज़ को हटाने के बाद पता चलेगा कि वहाँ से जो प्रदर्शन हमें मिलेंगे उससे स्पष्ट हो पाएगा कि ये पटाखा फैक्ट्री में किस प्रकार से आग लगने की घटना हुई है और उसमें किस तरह की कदम उठाएगा और इन चीज़ों का पता लगा करके आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ मेरे जिले में भी जो है जहाँ भी इस तरह की चीज़ है जो अवैध तरीके से बन रहे हैं उनके बारे में भी सूचना संकलन करके ऐसे जगहों पर छापामारी करके उसको बंद भी कराया जाएगा और उनके विरुद्ध जो समय कार्रवाई की जाएगी। और दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आया है। जो संक्रमित मरीज मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। मरीज बुखार और स्किन एलर्जी से पीड़ित हैं। प्रशासन के मुताबिक मरीज ने मनाली में एक पार्टी में हिस्सा लिया था। पार्टी के बाद वो मंकी पॉक्स संक्रमण की चपेट में आया। मरीज के विदेश यात्रा की हिस्ट्री नहीं है। भारत में मंकी पॉक्स का ये चौथा केस है। दिल्ली से पहले 3 मामले केरल में सामने आए हैं। मंकी पॉक्स को लेकर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने हाई लेवल रिव्यू मीटिंग भी की है। और दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला मामला आने के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आया है। मरीज की हालत स्थिर है, उसकी सेहत में सुधार हो रहा है। घबराने की कोई जरूरत नहीं, स्थिति नियंत्रण में है। हमने लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में अलग से एक आइसोलेशन वार्ड बनाया है। हमारी सबसे अच्छी टीम इस पर काम कर रही है, जिसमें मंकी पॉक्स के फैलाव की रोकथाम हो और दिल्ली वालों की इस वायरस से रक्षा की जा सके। और इसी साल मार्च में ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से मेडिकल की पढ़ाई कर रहे 18,000 छात्रों को भारत लाया गया था। कुछ दिन तक इन छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई चलती रही, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के कारण तहस नहस हो गया है। अब ये छात्र न तो आगे की पढ़ाई कर पा रहे हैं, ना ही ये यूक्रेन में आगे की पढ़ाई की कोई यहाँ संभावनाएं हैं। ये छात्र चाहते हैं कि भारत सरकार उन्हें यहाँ के मेडिकल कॉलेज में आगे की पढ़ाई का मौका दे और इस मांग को लेकर यूक्रेन से आए छात्रों और उनके घर वालों ने दिल्ली के रामलीला मैदान में भूख हड़ताल शुरू की है। छात्रों और उनके घर वालों से बातचीत की है हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने। रूस और यूक्रेन में अभी युद्ध जारी है, लेकिन इस साल मार्च के महीने में वहां से करीब 18,000 भारतीय छात्रों को ऑपरेशन गंगा के तहत भारत लाया गया था। ये सभी छात्र वहां पर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन अब उनका जो भविष्य है वो अधर में लटका हुआ है, क्योंकि वहां पर अभी युद्ध जारी है। पूरा जो यूक्रेन है वो तहस नहस हो गया है और यहाँ पर अब वो क्या करें, इसको लेकर उन्हें और उनके घर वालों को उनकी चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। इसी को लेकर अलग अलग राज्यों से आए छात्रों और उनके घर वालों ने यहाँ दिल्ली के रामलीला मैदान में भूख हड़ताल शुरू कर दी है। ये भूख हड़ताल 23 जुलाई से शुरू हुई है, जो कि अब 27 जुलाई तक चलेगी और 27 जुलाई को ये लोग रामलीला मैदान से लेकर जंतर मंतर तक एक मार्च निकालेंगे। आप देखिए कि यहाँ पर
अलग अलग राज्यों से आए हुए छात्र बैठे हैं। ये सभी वो छात्र हैं जो यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन फिलहाल इनको चिंता अपने भविष्य की है। मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? मेरा नाम वंशी कृष्णा है। मैं इवानो फ्रैंकोस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ जो यूक्रेन में है। वहाँ पे अभी वॉर हो रहा है तो हमें यहाँ पे ले आया है। तो अभी जब ले आए यहाँ पे अकोमोडेट नहीं कर रहे। अभी हमको प्रॉमिस किए थे बट अभी बोल रहे कि ये एक्ट है 1956 एक्ट है, 2019 एक्ट हो गया। अभी ये एक्ट के वजह से हमें अकोमोडेट नहीं कर रहे। बोल रहे कि हमारे पास फैकल्टी नहीं है, हमारे पास अकोमोडेशन करने के लिए ये नहीं है वो नहीं है। बट जो भी है एक एक ईयर में एक एक कॉलेज में 4-5 जनों से 4-5 स्टूडेंट से ज़्यादा तो नहीं है। इनके लिए अलग से फैकल्टी रखने की ज़रूरत भी नहीं है। क्या नाम है आपका, आप बताइए। मेरा नाम मोहम्मद आकिल रज़ा है और मैं यूक्रेन में 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को इंडिया में एकोमोडेट किया जाए, या गवर्नमेंट जो भी रास्ता निकालती है हम उनसे उम्मीद करते हैं, क्योंकि हम इंडिया में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, हम डॉक्टर बनने वाले हैं। तो हमारे लिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। हमारी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से ख़ास तौर से रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमें उनसे सबसे ज़्यादा उम्मीद है। और हमारी मिस्टर रवीश कुमार से भी ये रिक्वेस्ट है कि एक प्राइम टाइम शो इस पे भी करें कि जो स्टूडेंट्स यूक्रेन से आए हैं उनके फ्यूचर का सवाल है, उनके हमारे बारे में भी सोचना चाहिए। कॉलेज की बिल्डिंग टूट चुकी है, कॉलेज की बिल्डिंग नहीं है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है। हॉस्टल जिसमें ये रह रहे थे वो भी नहीं है वहाँ पर। तो अब ये कहाँ जाएंगे बताइए आप? इनका सामान सब वहीं छूट गया था। एक कपड़ा जो पहना हुआ था बच्चों ने वो भी फटी हुई पैंट, फटे हुए कपड़े बच्चे पहन के आए हैं यहाँ पर। और अब हम बच्चों को वापस बिल्कुल नहीं भेजना चाहते। हमारी बच्चे मोदी जी से बार बार यही गुजारिश है कि इनको यहाँ भारत में ही एडमिशन दिया जाए। प्लीज़ बार बार रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि मोदी जी को कहें कि बच्चों को भारत में एडमिशन दिया जाए। बिल्कुल। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से न सिर्फ बच्चे बल्कि उनके घर वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं। और 18,000 बच्चों का, जैसे मैंने कहा कि भविष्य अधर में लटका हुआ है। तमाम बच्चे यहाँ पर आए हैं जो कि सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो भारतीय मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ पर इनकी पढ़ाई अब पूरी करवाई जाए, क्योंकि यूक्रेन में जो उनके कॉलेज हैं वो तहस नहस हो गए हैं और वहाँ से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। ऐसे में फ़िलहाल इनको यहाँ पर एडमिशन दिया जाए। नई दिल्ली से कैमरामैन ज़ीवियर के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। जम्मू कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की एक और भर्ती प्रक्रिया जांच के घेरे में है। ऐसे में जम्मू और श्रीनगर के सैकड़ों युवा सरकार से नाराज हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। महफूज अहमद पिछले 5 साल में 8 अलग अलग इम्तिहानों में बैठे। आखिरकार जम्मू कश्मीर सरकार में फाइनेंस अकाउंटेंट की नौकरी के लिए पास हो गए, लेकिन इससे पहले कि फाइनल लिस्ट जारी हो और महफूज को नौकरी का ऑफर आए, उन्हें डर है कि कहीं पूरी लिस्ट ही रद्द न कर दी जाए। भर्ती प्रक्रिया में घोटाले के आरोपों से ऐसे 972 सफल उम्मीदवार परेशान हैं। पिछले एक हफ्ते से वो जम्मू और श्रीनगर में प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। जम्मू कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की इस परीक्षा में करीब 2 लाख उम्मीदवार बैठे थे, लेकिन ये परीक्षा अब घोटाले और अनियमितता के घेरे में है। JKSSB में ये मेरा 8वां इम्तिहान है और सिलेक्शन लिस्ट में जब मेरा नाम आया तो लोग कह रहे थे कि हम लिस्ट की जांच कर रहे हैं क्योंकि परीक्षा भर्ती में घोटाले के आरोप हैं। हम जांच के खिलाफ नहीं हैं, हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन हमारी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। Not to waste our hard work. परीक्षा में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की शिकायत पर इसी महीने की शुरुआत में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल 1200 पुलिस सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती से जुड़ी लिस्ट रद्द कर चुके हैं। जांच पैनल की ओर से भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार पाए जाने के बाद यह केस CBI को सौंप दिया गया। 2019 में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा छीनने के बाद सरकारी भर्ती की ये पहली बड़ी प्रक्रिया थी और अब फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की भर्ती प्रक्रिया भी जांच के घेरे में है। जम्मू कश्मीर के एडिशनल सेक्रेटरी होम की अध्यक्षता में एक पैनल जांच कर रहा है। सरकार का कहना है कि अगर अनियमितता पाई गई तो कार्रवाई की जाएगी। इन हालात में हजारों उम्मीदवारों की निराशा बढ़ रही है।
अनुच्छेद 370 रद्द करने के बाद केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के स्थानीय युवाओं को नौकरियों और रोजगार का वादा किया था। कहा था कि सरकारी विभागों में 3 महीने के अंदर 50,000 भर्तियां की जाएंगी, लेकिन 3 साल गुजर गए, वादा अब भी अधूरा है। लिस्ट रद्द कर देना कोई हल नहीं है। लिस्ट रद्द कर ये घोटाले में शामिल अपने बड़े लोगों को बचा रहे हैं। हम जांच के साथ हैं। लिस्ट को रद्द नहीं, दुरुस्त किया जाना चाहिए। लिस्ट शुड नॉट बी स्क्रैप। लिस्ट को फिल्टर किया जाए। तो इस तरह राज्य सरकार की एक और भर्ती प्रक्रिया अब जांच के घेरे में है। भर्ती प्रक्रिया में भारी घोटाले के आरोपों से सरकार की किरकिरी तो हुई ही है, नौकरी की आस लगाए युवाओं का भविष्य भी दांव पर लग गया है। श्रीनगर से नजीर मसूदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। इंसाफ करो। अमेरिका में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचा है। उन्होंने 88.13 मीटर जैवलिन फेंककर सिल्वर मेडल जीता। पहली बार वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किसी भारतीय ने सिल्वर मेडल जीता है। इससे पहले अंजू बॉबी जॉर्ज ने 2003 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। आज के मुकाबले में नीरज के 3 थ्रो फाउल रहे, लेकिन उन्होंने अपने चौथे थ्रो से इतिहास रचा। इस मुकाबले में एंडरसन पीटर्स ने 90.46 मीटर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता। नीरज ने मेडल जीतने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमारे सहयोगी विमल मोहन ने उनसे सवाल पूछा है, वो बातचीत आपको सुनाते हैं। नीरज, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको अंदाजा नहीं होगा, पूरा इंडिया सुबह से उठ के आपको देख रहा है। आपके गांव में लोग टेलीविजन देख रहे हैं, पूरी भीड़ लगी हुई है वहां पे। एक बस आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ, चौथे नंबर पे थे, दबाव में थे, क्योंकि इंडिया में बहुत टेंशन थी कि आपका पहला थ्रो फाउल हो गया था। कितनी बड़ी कामयाबी आपके लिए, 19 साल बाद कोई मेडल आया इंडिया में? सर काफी टफ था कंपटीशन, और काफी अच्छे एथलीट थे आज फील्ड पे, और सभी काफी अच्छी एवरेज में थ्रो लगा रहे थे। हाँ, थोड़ा चैलेंजिंग हो गया था, पर फिर भी कहीं ना कहीं था अंदर बिलीव कि हाँ कर लेंगे लास्ट तक। तो अच्छा रहा सर, जितना भी है अच्छा है। खुश है आज की परफॉर्मेंस से, और काफी कुछ सीखने को मिला, क्योंकि जो हवा थी आज मेरे लिए थोड़ी चैलेंजिंग थी, जो सामने से आ रही थी, और सीखा है सर उससे कुछ, और बढ़िया है, जो भी अच्छा है। नीरज चोपड़ा के वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने के बाद से ही उनका पूरा गांव जश्न में डूबा हुआ है। पानीपत के खंडारा गांव में नीरज चोपड़ा की जीत के साथ ही उनके माता पिता बहुत भावुक हो गए। महिलाओं ने पूरे गांव में मिठाइयां बांटी और खूब डांस हुआ। नीरज चोपड़ा की मां भी इस मौके पर खुद को नाचने से रोक नहीं पाई। नीरज चोपड़ा की इस ऐतिहासिक जीत के बाद उनकी मां सरोज देवी से बात की है हमारी सहयोगी सुकीर्ति द्विवेदी ने। सरोज, ये बताइए, इतनी ज्यादा खुशी से आपको अभी नृत्य करते हुए हम लोगों ने देखा, कितना इंतजार था जब मैच चल रहा था? तो क्या भगवान से प्रार्थना कर रही थी, कुछ जप रही थी, क्या चल रहा था दिमाग में उस समय? देखो जी, प्रार्थना तो हो रही थी जी, बहुत खुशी हो रही थी, लेकिन एक थ्रो लगी थी नहीं जो, तो उसने घबराहट सा कराया था, लेकिन दूसरी थ्रो में बहुत खुशी हुई जी। मेडल तो गोल्ड हो या सिल्वर, मेडल तो मेडल है जी, खुशी बहुत है मेडल की, न्यू को नहीं भाई गोल्ड है सिल्वर है, बहुत खुशी है। पिछली बार मेरे सहयोगी ने जब आपसे बात करी थी ओलंपिक के समय, तो आपने कहा था जब नीरज लौटेगा तो चूरमा बनाऊंगी। इस बार किस तरह की तैयारियां होने वाली हैं घर पे? कौन सा गीत है उसकी? तो चूरमा की तैयारी है जी, बाहर जाओ जी भी चूरमा खा के जाओ, आप जी भी चूरमा खाओ जी। और अभी आज के इस मेडल के जीतने के बाद जो CWG गेम्स अभी शुरू होने वाले हैं, तकरीबन हफ्ते भर में शुरू हो जाएंगे, वहां पर भी नीरज कम्पीट करेंगे, तो और ज्यादा उम्मीदें बढ़ गई हैं, और ज्यादा खुशी की लहर और उत्साह बढ़ेगा परिवार में अब जब देखेंगी
नीरज को वहाँ परफॉर्म करते हुए? हाँ जी, खुशी की बात है और करेगा, मेहनत पूरी कर रहा है, प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, लेकिन मेडल तो कोई सा आई हो, बेटे की मेहनत पूरी है, उम्मीद हमने भी, लेकिन मेडल जरूर ले आएगा। घर के सबसे लाडले बेटे के तौर पे माना जाता है, अपनी जनरेशन में सबसे बड़ा बच्चा था, तो कितनी ज्यादा घर के जो और आपकी जो सासू माँ है, जो और घर के बड़े बूढ़े हैं, उनमें किस तरह का उत्साह है आज? बहुत खुशी है जी, बड़ा ने भी छोटा ने भी बहुत खुशी हो रही सारे ने, और सारे देश ने हो रही जी, हम नाम नहीं, सारे देश ने हो रही। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो नीरज चोपड़ा के गांव में और उसके साथ साथ पूरे देश में उनकी जीत, उनकी कामयाबी पे खुशी की लहर है, क्योंकि एक लंबे समय के बाद वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेडल आया है भारत के पास। बहुत इस समय देश की बात में इतना ही। नमस्कार।